हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप कि सब लोग मजे में होंगे। चलिए हम लोग अपने इस चैप्टर के ऊपर आगे और बढ़ते हैं। तो हम लोग ने पिछले लेक्चर तक पॉलिनेशन को देख लिया था कि हाँ पॉलिनेशन क्या क्या होता है, किस किस टाइप का पॉलिनेशन होता है। हम लोग ने क्या क्या देखा था, पहला सेल पॉलिनेशन, क्रॉस पॉलिनेशन। सेल पॉलिनेशन में भी दो टाइप था, ऑटोगेमी, गेटोनोगेमी, ये सब आप लोग पढ़ चुके हैं। आई होप कि आप लोग ने नोट्स बढ़िया से बनाया होगा और लेक्चर खत्म होने के बाद आप लोग रिविजन भी जरूर करते होंगे। तो चलिए हम लोग आज के लेक्चर में एजेंट्स ऑफ पॉलिनेशन जो हम लोग ने पढ़ा था कि बायोटिक एजेंट और एबायोटिक एजेंट होता है, उसको कुछ कुछ हम लोग ब्रॉड कुछ टर्म्स में हम लोग ने डिवाइड किया था। जैसे कि विंड से होने वाले पॉलिनेशन को एनीमोफिली बोलते हैं, वाटर से होने वाले को हाइड्रोफिली बोलते हैं। तो इस तरह का हम लोग ने नेमिंग किया था। तो उसके बारे में कुछ कुछ प्रॉपर्टीज जो हमारे टेक्स्ट बुक में दिए हुए हैं, तो उसको हम लोग को पढ़ना है। तो मैं ऐसा ट्राई करूंगा कि आप लोग को प्रॉपर्टी रटना ना पड़े, वो आप लोग इजिली समझ करके खुद से भी प्रॉपर्टी बना के भी लिख सकते हैं, अगर आप लोग बुक ना पढ़े फिर भी। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले तो टॉपिक लगाइए एजेंट्स ऑफ पॉलिनेशन। अगर पिछले वाले वीडियो आप लोग नहीं देखे होंगे तो आई होप कि आपको नहीं पता चल रहा होगा कि एजेंट्स मतलब क्या होता है। तो पॉलिनेशन मतलब ये होता है कि ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन्स फ्रॉम द एंथर टू स्टिग्मा, यानी कि पॉलन ग्रेन्स को एंथर से स्टिग्मा ले जाने के प्रोसेस को पॉलिनेशन बोलते हैं। अब क्रॉस पॉलिनेशन के केस में, जिसमें कि एक प्लांट का एंथर से दूसरे प्लांट के स्टिग्मा तक जाता है, तो उसमें क्या होता है कि खुद ब खुद तो पॉलन ग्रेन जाएगा नहीं उड़ करके, उसको कुछ मीडियम चाहिए, कुछ एजेंट चाहिए जो कि पॉलन ग्रेन को उठा करके एंथर से स्टिग्मा पे ले जा करके लैंड करवाए। तो उसी एजेंट्स को हम लोग बोलते हैं एजेंट्स ऑफ पॉलिनेशन। तो एजेंट्स ऑफ पॉलिनेशन को हम लोग ने डिवाइड किया था दो पार्ट में। द फर्स्ट वन इज एबायोटिक, यानी एबायोटिक एजेंट, एंड द सेकेंड वन इज बायोटिक एजेंट। तो नाम से ही पता चल रहा है ए मतलब नॉट एंड बायोटिक मतलब लाइफ, यानी जिसमें लाइफ सर्वाइव नहीं कर रहा है, जो हम लोग की तरह ब्रीथ नहीं कर सकता है, हम लोग की तरह एक्सचेंज ऑफ गैस नहीं कर सकता है, ट्रांसपिरेशन रेस्पिरेशन ये सब नहीं कर सकता है। और बायोटिक वो जिसके अंदर लाइफ हो उसको बायोटिक बोलते हैं। तो ए बायोटिक के अंदर आता है, पहला तो विंड आता है एंड द सेकेंड वन इज वाटर। विंड और वाटर आता है एबायोटिक एजेंट्स के अंदर। और बायोटिक के अंदर बहुत सारे हो सकते हैं, इंसेक्ट हो सकते हैं, बटरफ्लाई हो सकते हैं, बर्ड्स हो सकते हैं, हम लोग खुद ह्यूमन बीइंग भी हो सकते हैं, बैट हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है। तो बायोटिक के अंदर ये सारा चीज हो सकता है जिसके अंदर लाइफ सर्वाइव करे। अब देखिए, अगर हम लोग कंपेरिजन करें कि एबायोटिक और बायोटिक में से सबसे बढ़िया एजेंट कौन है, मतलब किसमें चांस ऑफ पॉलिनेशन सबसे ज्यादा है, कि हाँ अगर ये एबायोटिक या बायोटिक एजेंट्स में से कोई भी एग्जांपल में से अगर वो जाकर के पॉलिनेशन करवाए तो ये पक्का बात है कि भाई पॉलिनेशन हो ही जाएगा। सोचिए, ऑब्वियस सी बात है बायोटिक, क्योंकि बायोटिक में क्या है, एनिमल्स हैं, जैसे बटरफ्लाई, बीज, ह्यूमन बीइंग। तो अगर बटरफ्लाई एक फ्लावर में बैठ रही है तो ये कंफर्म बात है कि बटरफ्लाई का काम ही क्या है कि एक फ्लावर पे बैठ करके उसका नेक्टर उठाना, फिर दूसरे फ्लावर पे जाकर के उसका नेक्टर उठाना, तीसरे फ्लावर पे जाकर के उसका नेक्टर उठाना। तो ये बात पक्का है कि वो फ्लावर टू फ्लावर मूव करते ही रहेगी। तो उसमें क्या होगा कि चांस ऑफ पॉलिनेशन बहुत ज्यादा मैक्सिमम हो जाएगा। लेकिन अगर एबायोटिक के केस में देखें, जैसे विंड है, वाटर है, जैसे मान लीजिए कि लेट्स सपोज कि ये हमारा एंथर है इस तरह से, ठीक है, ये बायोलोग एंथर है इस तरह से, और ये यहाँ पर लैंडिंग प्लेटफॉर्म है स्टिग्मा, ठीक है, ये ऐसे है, और ये हो गया यहाँ पे ओवरी। तो यहाँ से जो पॉलन ग्रेन का सिक्रीशन होगा, जो बनेगा पॉलन ग्रेन, टर्मिनेट होगा, उसको यहाँ तक जाना है। अब विंड का केस है, तो जरूरी नहीं कि विंड इधर से भी फ्लो करे, ऐसा तो नहीं हो सकता है, विंड इधर से भी फ्लो कर सकता है। तो जब विंड इधर से फ्लो करेगा और हमको एंथर को यहाँ से यहाँ पहुंचाना है, क्या ये पॉसिबल आपको लग रहा है? बिल्कुल नहीं, मुझे तो बिल्कुल नहीं लग रहा है कि अगर, क्योंकि पॉलन ग्रेन बहुत ही हल्का होता है, लाइट होता है, और वो हवा के करंट में मूव कर सकता है उसी के साथ साथ।
तो ऐसे हवा चलेगा इस डायरेक्शन से, तो ऑब्वियस सी बात है कि पॉलन ग्रेन इसी डायरेक्शन में उड़ के जाएगा, तो यहाँ तक तो पहुंचेगा ही नहीं स्टिग्मा तक पॉलन ग्रेन। तो यानी कि एबायोटिक के केस में क्या है कि चांस ऑफ पॉलिनेशन बहुत कम, मतलब नेग्लिजिबल के बराबर हो जाता है एबायोटिक के केस में। वाटर के केस में देखिए तो बहुत कम ही ऐसे प्लांट है जो कि जिनका पॉलिनेशन वाटर के अंदर होता है। तो चलिए, आई होप कि आप लोग समझ गए होंगे कि दोनों में से अगर हम कंपैरिजन करें तो किसका ज्यादा चांस फैक्टर है पॉलिनेशन करने का। तो अगर ये दोनों में से हम लोग कंपैरिजन करें बायोटिक और एबायोटिक में से, तो ऑब्वियस सी बात है बायोटिक का चांस फैक्टर ज्यादा होगा एज कंपेयर टू एबायोटिक। अब देखिए हम लोग एबायोटिक में भी दो टर्म में डिवाइड किए हैं। द फर्स्ट वन इज विंड एंड द सेकंड वन वाटर। अब विंड और वाटर में भी अगर हम लोग कंपैरिजन करना चाहें, कंपटीशन करना चाहिए कि भाई कौन सबसे पहले ज्यादा पॉलिनेशन करवा रहा है, तो विंड और वाटर के केस में अगर हम कंपैरिजन करें तो ऑब्वियस सी बात है विंड ज्यादा करवाएगा। क्यों? क्योंकि वाटर में सर्वाइव करने वाले बहुत कम प्लांट हैं एज कंपेयर टू विंड। दोनों का रेशियो बहुत अलग है। जैसे अगर विंड वाला मान लीजिए 10 है तो वाटर वाला 1 है, तो यानी कि पॉलिनेशन करने का चांस ही वहां नहीं रहा, क्योंकि प्लांट ही नहीं है, एक्वेटिक प्लांट ही ज्यादा नहीं है, टेरेस्ट्रियल प्लांट ज्यादा है, इसलिए विंड से पॉलिनेशन ज्यादा होगा। इसलिए अगर विंड और वाटर में देखें तो विंड का प्रायोरिटी ज्यादा हो जाएगा। तो चलिए अब हम लोग क्या करते हैं कि अपने टॉपिक के ऊपर आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम लोग विंड को देखते हैं। तो विंड से पॉलिनेशन होने वाले एजेंट को हम लोग क्या बोलते हैं? पिछले क्लास में मैंने बताया था, सोचिए, एनिमोफिली बोलते हैं। तो सबसे पहला टॉपिक लगाइएगा एनिमोफिली आज का। द फर्स्ट टॉपिक इज, तो आज का हमारा पहला टॉपिक क्या है? एनिमोफिली टॉपिक है। तो एनिमोफिली क्या होता है? मतलब कि विंड पॉलिनेशन, यानी कि पॉलिनेशन डन बाय यानी कि इसमें पॉलिनेटिंग एजेंट क्या है? विंड है पॉलिनेटिंग एजेंट। अब देखिए, अब इसमें कुछ कुछ प्रॉपर्टी है। सबसे पहले तो चीज देखिए कि चांस ऑफ फैक्टर, अब एबायोटिक ही है तो चांस ऑफ फैक्टर तो कम होगा ही होगा। तो इसलिए क्या होगा, एनिमोफिली केस में या हाइड्रोफिली के केस में चांस ऑफ पॉलिनेशन बहुत ही कम हो जाएगा। तो लिख लीजिएगा वेरी लेस चांस ऑफ पॉलिनेशन। अब बहुत कम चांस हो जाएगा पॉलिनेशन का, तो उसके वजह से क्या करेगा कि जो फ्लावर, मेल फ्लावर यानी कि एंथर, जो पॉलन ग्रेन बना रहा है वो 1-2 पॉलन ग्रेन नहीं बनाएगा, वो थाउजेंड्स ऑफ पॉलन ग्रेन बनाएगा, इस उम्मीद में कि भाई थाउजेंड्स में से 1-2 तो कम से कम पॉलिनेशन हो ही जाएगा। इसीलिए क्या होता है कि जो एनिमोफिली, जिस प्लांट का पॉलिनेशन एनिमोफिली के द्वारा होता है, विंड के द्वारा होता है, वो एक बार में रिलीज thousands of pollen grains at a time, यानी कि एक बार में thousands of pollen grains सिक्रीट करता है एनिमोफिली के केस में। तो यानी कि हम लोग ये देख लें कि चांस फैक्टर एनिमोफिली के केस में बहुत ही कम है। अब थोड़ा थोड़ा इसका प्रॉपर्टीज है कि एनिमोफिलीज करने वाले, एनिमोफिली यानी विंड से पॉलिनेटेड होने वाले प्लांट्स का क्या क्या प्रॉपर्टी हो सकता है, या फिर ये पॉलन ग्रेन का क्या क्या प्रॉपर्टी हो सकता है, स्टिग्मा का क्या क्या प्रॉपर्टी हो सकता है। तो वो सब सारा प्रॉपर्टी हमारे टेक्स्ट बुक में दिया हुआ है, लेकिन मैं आपको कोशिश करता हूँ कि इसको बहुत ही सिंपलेस्ट वे में मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। तो देखिए, मान लीजिए कि ये क्या है, ये एक स्टेमन है, ये रिप्रोडक्टिव पार्ट, ये हो गया एंथर, बाइलोब एंथर हो गया, ठीक है, और ये हो गया स्टिग्मा। और यहां पर है मान लीजिए कि लैंडिंग प्लेटफॉर्म हमारा स्टिग्मा, ये हो गया स्टाइल, और ये हमारा हो गया ओवरी, बज्ड पोर्शन, ठीक है। अब ओवरी के अंदर क्या होता है? ओव्यूल प्रेजेंट का। चलिए ये हम लोग ने बना लिया ऐसे ओव्यूल, ठीक। अब देखिए, अब एंथर अपना पॉलन ग्रेन रिलीज किया, मैंने जैसे कि बताया कि थाउजेंड्स ऑफ पॉलन ग्रेन एक बार में रिलीज करता है एंथर। तो एंथर अपना पॉलन ग्रेन रिलीज किया। अब देखिए, पॉलिनेशन हो रहा है विंड के द्वारा। यहाँ पर हम लोग मान लेते हैं कि विंड अभी इस डायरेक्शन से इस डायरेक्शन में जा रहा है, मान लिए कि विंड इस डायरेक्शन में जा रहा है, यानी कि पॉलिनेशन होने का चांस है, ठीक है।
अब ये पॉलन ग्रेन का क्या क्या प्रॉपर्टी रहेगा कि वो आराम से जाकर के यहाँ स्टिग्मा पे लैंड कर जाए। क्या क्या प्रॉपर्टी होना चाहिए पॉलन ग्रेन का, आप लोग सोचिए। सबसे पहला प्रॉपर्टी होना चाहिए पॉलन ग्रेन का कि पॉलन ग्रेन नॉन स्टिकी होना चाहिए। पॉलन ग्रेन क्या होना चाहिए, नॉन स्टिकी होना चाहिए, यानी पॉलन ग्रेन की सरफेस के ऊपर कुछ ऐसा सब्सटेंस नहीं लगा होना चाहिए जो कि चिपक जाए कहीं भी जाकर के। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे पॉलन ग्रेन है, यहाँ पे हमारा स्टिग्मा है और बीच में कुछ ऐसा चीज है, कोई और प्लांट है, तो यहाँ से पॉलन ग्रेन ऐसे उड़ उड़ के जा रहा है और बीच में क्या हुआ, किसी और प्लांट के लीफ में जाके चिपक गया, तो पॉलिनेशन तो हुआ ही नहीं, यहाँ तक स्टिग्मा तक तो पहुंचा ही नहीं पॉलन ग्रेन। इसलिए क्या होता है कि इस टाइप का एनिमोफिली के केस में जो एंथर होता है वो जो पॉलन ग्रेन सीक्रेट करता है वो नॉन स्टिकी होता है, उसमें कोई स्टिकीनेस सब्सटेंस एडेड नहीं होता। और क्या हो सकता है, आप सोचिए जरा कि विंड से हो रहा है पॉलिनेशन, तो ऑब्वियस सी बात है कि विंड फास्ट भी चल सकता है, यानी हवा तेज भी चल सकती है, हवा बहुत स्लो भी चल सकती है। तो जरूरी नहीं कि जब हवा तेज चलेगी तभी पॉलिनेशन होगा, तभी पॉलन रिलीज होगा, ऐसा तो जरूरी नहीं है। इसलिए क्या होता है कि इस केस में ये जो पॉलन ग्रेन बना इसको क्या होना चाहिए, लाइट होना चाहिए, यानी कि भारी नहीं होना चाहिए, लाइट होना चाहिए, तभी तो वो एयर करंट में मूव कर पाएगा। अगर वो भारी होगा, अगर पॉलन ग्रेन भारी होगा तो जैसे ही रिलीज करेगा एंकर वैसे ही पॉलन ग्रेन गिर जाएगा नीचे, पॉलिनेशन तो हुआ ही नहीं। इसलिए इस केस में पॉलन ग्रेन को क्या होना पड़ेगा, लाइट होना पड़ेगा। और ये जो पूरा स्ट्रक्चर है एंथर और फिलामेंट, यानी कि हम लोग बोले मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट स्टेमेन, इसको क्या होना पड़ेगा, एक्सपोज होना पड़ेगा। इजीली पॉलिनेशन होने के लिए एक्सपोज होना पड़ेगा, मतलब ऐसा नहीं कि फ्लावर बन जाए उसके अंदर प्रेजेंट है ये एंथर और स्टिग्मा स्टाइल ऑफ जो भी ये स्टेमेन। इसलिए क्या होगा कि फ्लावर को ओपन होना पड़ेगा, पेटल एक्सपोज होना पड़ेगा, और ये जो स्टेमेन है ये इन्वायरमेंट में इसको एक्सपोज होना पड़ेगा, तभी तो जाकर के वहां से पॉलन ग्रेन रिलीज होगा और एयर करंट के द्वारा दूसरे प्लांट में जाएगा। ठीक है, तो ये सब हम लोग क्या देख लिए कि स्टेमेन और पॉलन ग्रेन का क्या क्या प्रॉपर्टी होना चाहिए विंड पॉलिनेशन में। अब देखिए ये हो गया हमारा फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट जो कि है पिस्टिल। अब पिस्टिल का क्या क्या प्रॉपर्टी होना चाहिए इस पॉलन ग्रेन को इजिली अट्रैक्ट करने के लिए, मतलब इजिली, मतलब अपने फंसाने के लिए कि हाँ यहाँ से आए और यहाँ से अटैच हो ही जाए, इसके लिए पिस्टिल को क्या क्या प्रॉपर्टी होना चाहिए। देखिए सबसे पहला प्रॉपर्टी तो ये होना चाहिए मेरे ख्याल से पिस्टिल का कि ये जो प्लेटफॉर्म है जहां पर की लैंडिंग प्लेटफॉर्म, जहां पर पॉलन ग्रेन उड़ करके आके यहाँ बैठेगा, तो सबसे पहले तो ये क्या होना चाहिए, ब्रॉड होना चाहिए, यानी कि इसका जो सरफेस एरिया है वो ज्यादा होना चाहिए, क्योंकि ज्यादा सरफेस एरिया रहेगा तो पॉलन ग्रेन आकर के यहीं पर बैठेगा, इसका चांस बहुत ज्यादा हो जाता है। सरफेस एरिया ज्यादा होना चाहिए, ब्रॉड होना चाहिए। और क्या हो सकता है, ये जो स्टिग्मा है इसको फेदरी होना पड़ेगा। मैं यहाँ पर ऐसे आपको बना देता हूँ फोटो। इस तरह का जो हमारा लैंडिंग प्लेटफॉर्म है उसको फेदरी होना पड़ेगा विंड के केस में, विंड पॉलिनेशन के केस में। तो यहाँ देख लीजिए कि पहला तो ब्रॉड होना पड़ेगा, दूसरा फेदरी होना पड़ेगा। फेदरी क्यों होना पड़ेगा, क्योंकि भाई साहब पॉलन ग्रेन विंड में फ्लो कर रहा है। अगर मान लीजिए कि मैं मान लीजिए स्टिग्मा हूं और मेरे सामने से यहाँ पॉलन ग्रेन आ रहा है और मैं ऐसे खड़ा हूं, तो क्या पॉलन ग्रेन मेरे ऊपर आकर के बैठ जाएगा, चांस है बैठ जाएगा, लेकिन बहुत कम चांस है। लेकिन वही अगर मैं इस तरह से ऐसे करके खड़ा हूं और मैं पॉलन ग्रेन को पकड़ने के लिए एकदम रेडी हूं, तो यहाँ पर चांस बढ़ जाएगा कि यहाँ से लेकर के यहाँ तक इतना दूरी में अगर पॉलन ग्रेन आ गया तो मैं उसको पकड़ ही लूंगा। इसीलिए फेदर का होना बहुत जरूरी है। और क्या होना चाहिए प्रॉपर्टी, देखिए स्टिग्मा का ब्रॉड होना चाहिए, फेदरी होना चाहिए, इन्फ्लोरेसेंस होना चाहिए। लिख लीजिए इन्फ्लोरेसेंस होना चाहिए। तो इन्फ्लोरेंस का मतलब क्या होता है कि अगर मान लीजिए फ्लावर बहुत छोटा छोटा फ्लावर है, तो यानी पॉलन ग्रेन वहां पर आकर बैठ भी सकते हैं। ये मान लीजिए यहाँ पर फ्लावर और पॉलन ग्रेन यहाँ से कैसे ऐसे आ रहा है, तो हो सकता है यहाँ से पास कर जाए, यहाँ पर बैठे ही नहीं क्योंकि फ्लावर बहुत छोटा है। तो उस केस में क्या होना पड़ेगा कि बहुत सारे फ्लावर क्या हो सकते हैं, छोटे छोटे फ्लावर आपस में क्लस्टर बना लेते हैं और एक ग्रुप बना लेते हैं, और ग्रुप बना करके वहां पर रहते हैं।
कि भाई इतना इतना बड़ा ग्रुप बना लिए बोलो, इतना छोटा 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 फ्लावर मिलकर कितना बड़ा ग्रुप बना लिए। अब इतना बड़ा एरिया में अगर पॉलिन ग्रेन आएगा तो कहीं ना कहीं किसी ना किसी फ्लावर पे तो अटैच हो ही जाएगा और पॉलिनेशन हो ही जाएगा। तो इनफ्लोरेसेंस का मतलब वही है। तो ये सब हम लोग इसलिए कर रहे हैं कि पॉलिनेशन ज्यादा इजिली और चांस ऑफ फैक्टर कैसे बढ़ाया जाए, ये सब इसका इसलिए प्रॉपर्टीज है। अच्छा, इस केस में एनिमोफिली के केस में एक चीज ध्यान रखिएगा कि ये जो ओव्यूल होता है वो ओनली वन ओव्यूल प्रेजेंट होता है, ओनली वन ओव्यूल, क्योंकि एक से ज्यादा ओव्यूल प्रेजेंट होते हैं, मैंने आपको बता चुका है पिछले लेक्चर में। लेकिन इस केस में एनिमोफिली के केस में एक ही ओव्यूल प्रेजेंट होता है। अब देख लीजिए एग्जांपल्स, देख लीजिए एग्जांपल्स क्या क्या हो सकते हैं। ये सब मैंने आपको समझाने के लिए बताया है, मैं चाहता तो ये सब अलग अलग प्रॉपर्टीज करके दिखा देता, लेकिन उससे आपको कोई फायदा नहीं होगा। आप इसी तरह से नोट्स में अपना इस तरह से फिगर बना करके बना लीजिएगा, तो जब आप दोबारा पढ़िएगा 2 महीना के बाद तब आपको ये इजिली याद आ जाएगा। एग्जाम्पल्स अगर हम लोग इसका देखें तो सबसे प्रोमिनेंट एग्जाम्पल है जो कि एनसीईआरटी में दिया हुआ है, वो क्या है, टेसल्स, टेसल्स ऑफ कॉर्न, यानी कि हमारा जो कॉर्न प्लांट होता है उसका टेसल्स जो निकला होता है, इस तरह से जो कॉर्न प्लांट में इस तरह का जो निकला होता है ऐसे, उसी को बोलते हैं हम लोग टेसल्स। और टेसल्स का मतलब क्या हुआ, टेसल्स का मतलब हुआ कि स्टिग्मा एंड स्टाइल। तो ये टेसल्स क्या है, उस फ्लावर का स्टिग्मा और स्टाइल है जो कि हम लोग को बाहर दिखता है इस तरह का। मैं इसको रब कर देता हूं, अगर आप लोग चाहे तो ऐसा फिगर बना सकते हैं टेसल्स के पास। और अगर हम लोग इसका एग्जांपल देखना चाहें एनिमोफिली के केस में, तो और एग्जांपल क्या क्या हो सकता है हमारा, शुगर केन एग्जांपल हो सकता है, कोकोनट एग्जांपल हो सकता है, पाल्म एग्जांपल हो सकता है, डेट पाल्म एग्जांपल हो सकता है, बहुत सारे एग्जांपल हो सकता है। मैं यहाँ पर 2-3 आपको और लिख देता हूँ। यहाँ पर शुगर केन, कोकोनट भी हो सकता है, पाल्म भी हो सकता है, etc। और भी बहुत सारे एग्जांपल्स हो सकते हैं, तो मैं यहाँ सारे एग्जांपल्स नहीं लिख रहा हूँ। तो आई होप कि आपको एनिमोफिली का कंप्लीट डिटेल जो मैंने बताया आप लोग के दिमाग में एकदम जाकर के स्टिक कर गया होगा, ठीक है। तो चलिए हम लोग क्या किए, विंड पॉलिनेशन के द्वारा जो होता है वो हम लोग कंप्लीट कर लिया एनिमोफिली। थोड़ा सा हाइड्रोफिली के बारे में भी देख सकते हैं कि जो वाटर से पॉलिनेशन होता है, तो चलिए उसको हम लोग देखते हैं। तो चलिए अब हम लोग अपने सेकंड टॉपिक के ऊपर बढ़ते हैं जो कि है पॉलिनेशन बाय वाटर, जिसको क्या बोलते हैं, हाइड्रोफिली भी बोलते हैं। तो टॉपिक लगाइएगा हाइड्रोफिली। तो हाइड्रोफिली का मतलब क्या होता है, पॉलिनेशन डन बाय वाटर। पॉलिनेशन डन बाय वाटर को हम लोग क्या बोलते हैं, हाइड्रोफिली बोलते हैं। अब इसमें क्या है कि जैसा कि मैंने आपको बताया था कि अगर हम लोग वाटर और विंड दोनों में अगर कंपैरिजन करें तो क्या होगा कि विंड जीत जाएगा, वाटर हार जाएगा। यानी वाटर से बहुत कम ही चांस है, मतलब नेग्लिजिबल चांस है पॉलिनेशन होने का, लेकिन पॉलिनेशन होता है बहुत कम चांस। यानी क्या है, रेयर, बहुत ज्यादा रेयर है और एक सीमित जगह तक लिमिटेड है कि वाटर में ही पॉलन रिलीज होगा तभी पॉलिनेशन होगा, नहीं तो फिर नहीं हो सकता है। वाटर के अंदर ही पॉलन को रिलीज होना पड़ेगा। यानी कि क्या है कि काफी रेयर है ये प्रोसेस, लिख लीजिएगा रेयर एंड लिमिटेड। लिमिटेड का मतलब क्या होगा, लिमिटेड का मतलब ये होता है कि अगर पूरा एंजियोस्पर्म में जितना भी जेनरा है वो सब को हम लोग, कितना मिलियन जेनरा, वो सब को हम लोग अगर मिलाएं तो ओनली 30 जेनरा, समझिए मिलियन के हिसाब से 30 जेनरा कितना कम है। इस बोर्ड के हिसाब से ये छोटा सा पॉइंट इतना हो गया 30 जेनरा। तो 30 जेनरा ही ऐसा, सिर्फ इसी ऐसा जेनस है जो कि हाइड्रोफिली करता है। यहाँ लिख लीजिए ओनली 30 जीनस, सिर्फ 30 ही ऐसे जीनस एंजियोस्पर्म है जो कि हाइड्रोफिली करते हैं। इस 30 में से भी हम लोग देखें तो मोस्टली क्या है, मोस्टली मोनोकॉट है। यानी कि मोनोकॉट प्लांट जो है एंजियोस्पर्म वो ज्यादातर हाइड्रोफिली करते हैं।
कुछ ऐसे प्लांट है जो कि डाइकॉट भी है, वो भी हाइड्रोफिलिक करते हैं, लेकिन मैंने यहाँ लिखा मोस्टली, ज्यादातर क्या करते हैं कि मोनोकॉट ही हाइड्रोफिलिक करते हैं। ठीक है, इसका एग्जांपल्स देखिए, एग्जांपल्स क्या क्या हो सकता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, उसी के बेसिस पे हम इसका प्रॉपर्टीज भी देखेंगे। तो इसका एग्जांपल क्या क्या हो सकता है, जो कि बहुत पहले मैं लिखता हूँ प्रोमिनेंट एग्जांपल, जो कि आपके हर एक टेक्स्ट बुक में दिया ही हुआ होगा, वह है वेलिस्नेरिया। ठीक है, और एग्जांपल्स हम लोग देखें तो और एग्जांपल क्या हो सकता है, हाइड्रिला भी हो सकता है, हाइड्रिला भी हो सकता है, जोस्टेरा भी हो सकता है। ठीक है, तो ये 3 एग्जांपल मैं आपको बता रहा हूं, और भी एग्जांपल्स हो सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं कि वेलिस्नेरिया को हम लोग डिटेल में देख लेते हैं कि वेलिस्नेरिया से कैसे कैसे होता है। ठीक है, तो मान लीजिए कि ये वाटर का ऐसा सरफेस है। ठीक है, ये वाटर का सरफेस हो गया। अब वेलिस्नेरिया प्लांट होता है, वो क्या होता है, देखिए ध्यान से, कि प्लांट वाटर के सरफेस के अंदर ग्रो करता है। प्लांट जो है वो वाटर के सरफेस के अंदर ग्रो करता है, लेकिन ये इसका जो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है, जो कि क्या है, पिस्टिल, उसको वो क्या करता है कि एक स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर से वाटर के सरफेस के ऊपर ले आता है, इस तरह से। देखिए इस तरह से क्या करता है, एक स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर से वाटर के ऊपर ले आता है, और ये क्या हो गया हमारा, ये हो गया स्टिग्मा, जहां पर कि पॉलन ग्रेन आएगा और लैंड करेगा। तो ठीक है, आप लोग समझ गए होंगे कि प्लांट क्या होता है वेलिस्नेरिया, कि वो वाटर सरफेस के अंदर होता है, लेकिन अपना जो वो स्टिग्मा है वो एक्सपोज कर देता है वाटर सरफेस के लेवल के ऊपर। अब वेलिस्नेरिया प्लांट में जो पॉलिनेशन करने जो पॉलन ग्रेन आते हैं, वो आपके एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक में या किसी भी टेक्स्ट बुक में दिया होगा कि वो बाई होते हैं। बाई का मतलब क्या होता है, दो एक साथ अरेंज होते हैं, इस तरह से होते हैं। देख लीजिए, जैसे ये हो गया 1 और ये हो गया 2। हो सकता है आपको ग्रीन कलर से नहीं दिख रहा हो, तो मैं आपको ब्लैक कलर से बना देता हूँ। जैसे ये हो गया 1, ये हो गया 2। इस तरह से क्या होता है कि वाटर सरफेस के ऊपर दो का ये पेयर बना करके ऐसे घूमते रहते हैं, और यही क्या होते हैं, जाकर के यहाँ पर पॉलिनेट करते हैं। अब देखिए ये क्या हुए, ये पॉलन ग्रेन हुए, इसको मैं डिनोट कर देता हूँ इससे, पॉलन ग्रेन्स। अब देखिए ये पॉलन ग्रेन्स का क्या होता है, मतलब क्या होता है कि देखिए वाटर जिस डायरेक्शन में मूव करेगा, उसी डायरेक्शन में पॉलन ग्रेन भी मूव करते रहेगा, उसी डायरेक्शन में ये वेलिस्नेरिया भी मूव करते रहेगा प्लांट। और एक ऐसा सिचुएशन आएगा जहां पर ये पॉलन ग्रेन इस स्टिग्मा पे जाकर के जैसे ही सटेगा, अटैच होगा, वैसे ही पॉलिनेशन डन हो जाएगा। यानी क्या हो, पैसिवली मूव करते रहेगा। पॉलन ग्रेन मूव्स पैसिवली। पैसिवली का मतलब क्या होता है, in the direction of water current। और यहाँ आप लोग करंट से मत समझ लीजिएगा कि इलेक्ट्रिसिटी वाला करंट, ये वाटर करंट है, यानी कि जिस डायरेक्शन में वाटर मूव करता रहेगा, उसी डायरेक्शन में पानी के साथ साथ ही पॉलन ग्रेन भी मूव करते रहेगा। उसका कुछ अपना लोकोमोटरी ऑर्गन पॉलन ग्रेन का नहीं होता इस केस में। अब ये जो पॉलन ग्रेन होगा वो क्या होता है कि कवर्ड विथ, लिख लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, इसका जो पॉलन ग्रेन होता है वो कवर्ड विथ, किस चीज से कवर होता है, म्यूसिलेज। म्यूसिलेज से वो कवर होता है। म्यूसिलेज एक ऑर्गेनिक सब्सटेंस है, उसी से क्या होता है कि ये कवर होता है। ठीक है, म्यूसिलेज, आई थिंक कि म्यूसिलेज का एग्जांपल में यहाँ LAGE होना चाहिए। तो म्यूसिलेज से कवर्ड होता है पॉलन ग्रेन। क्यों कवर्ड होता है म्यूसिलेज से, ताकि ये जो पॉलन ग्रेन है वो वेट ना हो, गीला ना हो पानी में मूव करने से, इसीलिए बिकॉज ऑफ नॉन वेटिंग प्रॉपर्टी ऑफ म्यूसिलेज। यानी म्यूसिलेज का क्या प्रॉपर्टी है कि जिस सब्सटेंस के ऊपर म्यूसिलेज लग जाएगा, जैसे ये मार्कर है,
इस सब्सटेंस के अगर हम लोग म्यूसिलेज ला करके लगा दे, उसको हम लोग पानी में जैसे ही डालेंगे, ये मार्कर में पानी बिल्कुल भी सटेगा नहीं, अटैच नहीं होगा, उसका अलग हो जाएगा और ये म्यूसिलेज इसको क्या करेगा, पानी से अलग सेपरेट कर देगा, बिल्कुल भी ज्वाइंट होने या वेट होने नहीं देगा। तो पॉलन रिंग क्या होता है कि म्यूसिलेज से कवर होता है। इसको मैं क्या करता हूँ कि थोड़ा सा अंडरलाइन कर देता हूँ, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप लोग नोट कर लीजिए। और देखिए और क्या क्या होता है, ऐसे भी मूव करता है। ये हम लोग ने वेलेस्नेरिया का टोटल जितना भी हम लोग को पढ़ना था वो मैंने आपको यहाँ बता दिया है, आप लोग लिख लीजिएगा। हाइड्रिला, हाइड्रिला भी एक क्या हो, एक्वेटिक प्लांट ही है। जॉस्टेरा, जॉस्टेरा भी क्या है, एक एक्वेटिक प्लांट है। जॉस्टेरा एक्चुअली में क्या है, सी ग्रास, मतलब समुद्र के तट पर जो भी ग्रास प्रेजेंट होता है उसको क्या बोलते हैं, जॉस्टेरा बोलते हैं। तो ये देख लीजिएगा, इसके बारे में भी थोड़ा हम लोग देख लेते हैं जॉस्टेरा के बारे में। जॉस्टेरा के बारे में हम लोग कहाँ देखेंगे, कहाँ देखे हैं, चलिए यहीं पर देख लेते हैं जॉस्टेरा के बारे में। ये क्या है कि एक सी ग्रास है, जॉस्टेरा को सी ग्रास भी बोलते हैं। अब जॉस्टेरा के केस में क्या होता है ये भी देख लीजिए कि अगर ये मान लीजिए इस तरह से ये वाटर का सरफेस है, ऊपर का लेयर हो गया वाटर का सरफेस, ठीक है। जॉस्टेरा प्लांट क्या होगा कि ये क्या होगा, इस तरह से वाटर के अंदर इस तरह से प्रेजेंट होगा जॉस्टेरा का प्लांट। तो वाटर के अंदर इस तरह से जॉस्टेरा का प्लांट प्रेजेंट होगा। इस तरह से इसमें एक स्ट्रक्चर बना होता है इस टाइप का, और ये क्या हो गया, प्लांट हो गया यहाँ पे। तो ये जो मैंने स्ट्रक्चर बनाया यहाँ पे, ये मान लीजिए कि फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है, क्या है, स्टेम। तो ये क्या हो गया, स्टिग्मा हो गया, और ये क्या हो गया, स्टाइल हो गया। अब इस केस में मैंने यहाँ पर जैसे बताया कि पॉलन ग्रेन बाई होते हैं, मतलब दो पॉलन ग्रेन साथ में जुटे होते हैं। उसी तरह से अगर इसमें पॉलन ग्रेन का हम लोग कैरेक्टरिस्टिक देखेंगे तो इसमें जो पॉलन ग्रेन होता है वो रिबन शेपेड होता है, इस टाइप का इलोंगेटेड रिबन शेपेड पॉलन ग्रेन, लिख लीजिए इलोंगेटेड रिबन शेप। तो इस केस में पॉलन ग्रेन का क्या प्रॉपर्टीज होता है कि वो इलोंगेटेड रिबन शेप होता है। अब क्या होता है कि ये जो पॉलन ग्रेन होता है वो वाटर के सरफेस के अंदर ही सिक्रेट हो जाता है, और ये जो प्लांट है यानी कि ये जो एंथर स्टिग्मा और स्टाइल प्रेजेंट है वही वाटर के सरफेस के अंदर ही है, यानी कि इस केस में जो टोटल पॉलिनेशन होता है वो वाटर के सरफेस के अंदर ही होता है। इस केस में भी वाटर के सरफेस में अंदर ही होता है। आप लोग कंफ्यूजन ना हो इसलिए मैं यहाँ पर और भी सरफेस बना देता हूँ वाटर का। ये सारा जितना भी चीज हो रहा है वो वाटर के सरफेस के अंदर होगा। अब देखिए, अब ये बिल्कुल भी जरूरी नहीं है, हम ऐसा बिल्कुल भी नहीं बोल सकते हैं कि जो भी मैरीन प्लांट है, एक्वेटिक प्लांट है, उसमें हमेशा हाइड्रोफिली ही होगा, हाइड्रोगैमी ही होगा, ये हम लोग बिल्कुल नहीं बोल सकते। कुछ ऐसे भी प्लांट हैं जो कि वो भले ही वाटर के अंदर रहते हैं, यानी कि वो एक्वेटिक है, लेकिन वो पॉलिनेशन एनिमोफिली करते हैं, मतलब कि विंड पॉलिनेशन करते हैं, मतलब वो वाटर के सरफेस के ऊपर आते हैं और उसके बाद पॉलिनेशन होता है विंड के द्वारा। कुछ ऐसे भी है जो कि इंसेक्ट पॉलिनेशन भी करते हैं, मतलब वाटर के सरफेस के ऊपर आ जाते हैं और कोई इंसेक्ट वहां स्टिग्मा पे आकर बैठ जाता है और अपना एंथर को छोड़ के जाता है, तो वहां से पॉलिनेशन हो सकता है। तो चलिए ये वाला पॉइंट भी मैं आपको लिखवा देता हूँ ताकि आप लोग बाद में भूले नहीं, नोट करके लिख लीजिएगा इस तरह से। इट इज नॉट नेसेसरी that all marine या फिर aquatic plant always do hydrogamy, यानी कि ऐसा बिल्कुल भी जरूरी नहीं है कि जो भी एक्वेटिक या मैरीन प्लांट है वो हमेशा जो पॉलिनेशन उसका डन होगा वो हाइड्रोगैमिक प्रोसेस के द्वारा ही होगा, ऐसा बिल्कुल जरूरी नहीं है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम लोग देखें तो एग्जाम्पल अगर आप लोग लिखना चाहे तो लिख लीजिए। फॉर एग्जाम्पल वाटर हायसिंथ के आप लोग बारे में पढ़ चुके होंगे फर्स्ट चैप्टर में। वाटर हायसिंथ एक ऐसा प्लांट है जिसको कि टेलर ऑफ बंगाल भी बोलते हैं। तो ये क्या होता है कि वाटर में जितना भी ऑक्सीजन डिजॉल्व होता है उसको ड्रेन आउट कर देता है, मतलब वाटर से वो निकाल करके ऑक्सीजन बाहर इन्वायरमेंट में फेंक देता है, जिसकी वजह से मछलियां मरने लगती हैं। तो वाटर हायसिंथ जो होता है वो भले ही वो प्लांट एक्वेटिक प्लांट है, लेकिन ये क्या करता है कि वाटर के सरफेस के ऊपर आता है
और फिर एनिमोफिली के द्वारा वो विंड के द्वारा उसका पॉलिनेशन होता है। तो वाटर हायसिंथ एग्जांपल हो गया। और हम लोग देखें तो वाटर लिली भी एग्जांपल हो सकता है इसी टाइप का। वाटर लिली भी एक्वेटिक प्लांट है लेकिन वो एनिमोफिली करती है। तो यहाँ पर लिख लीजिएगा कि ये एक्वेटिक प्लांट है, मतलब बोथ आर एक्वेटिक प्लांट्स बट डू एनिमोफिली, यानी कि विंड पॉलिनेशन। दोनों में विंड पॉलिनेशन होता है। तो ठीक है, आई होप कि आप लोग समझ गए होंगे। जितना भी मैंने आपको बताया आप लोग बढ़िया से समझ गए होंगे। आप लोग इसको बढ़िया से अपने कॉपी में नोट्स कर लीजिएगा, चाहे तो आप लोग स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। चलिए हम लोग जो बचा हुआ हमारा टॉपिक है, जो कि हमारा क्या है, बायोटिक एजेंट्स ऑफ पॉलिनेशन, उसको भी थोड़ा हम लोग मतलब फास्टली देख लेते हैं। ओवरऑल उसमें क्या क्या है, क्या क्या प्रॉपर्टीज है। इतना जितना डीपली हम लोग हाइड्रोफिल और एनिमोफिली को पढ़े उतना हम लोग को डीपली पढ़ने की जरूरत नहीं है बायोटिक एजेंट्स को। तो चलिए हम लोग अभी बायोटिक एजेंट्स के बारे में पढ़ते हैं। तो चलिए अब हम लोग आगे के टॉपिक्स के ऊपर बढ़ते हैं। तो हम लोग ने ए बायोटिक जो हमारा एजेंट्स ऑफ पॉलिनेशन होता है उसके बारे में हम लोग ने पढ़ लिया, विंड और वाटर, यानी कि एनिमोफिली और हाइड्रोफिली हम लोग ने पढ़ लिया। अब बायोटिक के बारे में थोड़ा सा ब्रीफ एक्सप्लेनेशन देख लीजिए। इसको हम लोग ज्यादा डिटेल में नहीं करेंगे, देख लीजिए बस बायोटिक के बारे में। बायोटिक एजेंट्स, अब बायोटिक एजेंट्स में कौन कौन से आते हैं? ऐसा एजेंट जिसमें कि लाइफ सर्वाइव करे, जैसे हम लोग में लाइफ है, बटरफ्लाई में लाइफ है, बर्ड्स में लाइफ है, मोथ, बीज, मधुमक्खी, ये सब में लाइफ है। तो ये सब क्या हो सकते हैं कि एजेंट्स ऑफ पॉलिनेशन हो सकते हैं, पॉलिनेशन में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो इसके बेसिस पे थोड़ा हम लोग डिवीजन कर लेते हैं, जो कि मैंने आपको पहले ही बताया था, लेकिन यहाँ पर जल्दी थोड़ा सा देख लेते हैं कि क्या क्या चीज है। तो फर्स्ट वन क्या है हमारा, एंटोमोफिली। नंबर 1 डालिए, एंटोमोफिली। तो एंटोमोफिली में क्या होता है कि पॉलिनेशन डन बाय इंसेक्ट्स। इंसेक्ट्स के द्वारा जो पॉलिनेशन डन होता है उसको बोलते हैं एंटोमोफिली बोलते हैं। और ये देखिए एंटोमोफिली जो है वो मेजॉरिटी ऑफ द केस में, मेजॉरिटी लिख लीजिए, यानी कि अगर इंसेक्ट या फिर बायोटिक एजेंट की बात हम लोग कर रहे हैं तो इंसेक्ट पॉलिनेशन सबसे ज्यादा होता है। क्योंकि अगर हम लोग डाइवर्सिटी की देख रहे हैं तो क्या है कि जितने भी 1.6 मिलियन लाइफ सर्वाइव कर रहे हैं उसमें से अप्रोक्स 70 to 80% क्या है, सिर्फ इंसेक्ट है। इसलिए इंसेक्ट पॉलिनेशन सबसे ज्यादा होता है बायोटिक के केस में। अब कौन कौन से इंसेक्ट आते हैं, थोड़ा सा अगर आप लोग एग्जांपल देखना चाहें तो लिख सकते हैं। इंसेक्ट में बटरफ्लाई, बीज, मॉथ, और कौन से इंसेक्ट हो सकते हैं, बटरफ्लाई हो सकते हैं, बीज हो सकते हैं, मॉथ हो सकते हैं, और क्या हो सकते हैं, और क्या इंसेक्ट हो सकता है भाई, एंट हो सकता है, एंट भी हो सकता है। ये सारे एग्जांपल्स हो सकते हैं एंटोमोफिली। और एंटोमोफिली का मेन चीज क्या है कि मेजॉरिटी ऑफ द केस में एंटोमोफिली होता है इंसेक्ट द्वारा। दूसरा देखिए, तो दूसरा ऑर्निथोफिली, मैंने आपको ये भी बता चुका है कि ऑर्निथोफिली क्या होता है। ऑर्निथोफिली मतलब होता है कि पॉलिनेशन डन बाय किसके द्वारा डन होता है, बर्ड्स के द्वारा, यानी कि वो पॉलिनेशन जो कि बर्ड्स के द्वारा होता है उसको ऑर्निथोफिली बोलते हैं। ठीक है, आप लोग समझ लो। बर्ड्स में कौन कौन से बर्ड्स होते हैं, हमिंग बर्ड, और भी बहुत सारे बर्ड्स, छोटे छोटे जो बर्ड्स होते हैं वो हो सकते हैं। जैसे अगर आप लोग और एग्जांपल लेना चाहें तो एक एग्जांपल आप लोग लिख सकते हैं, सन बर्ड लिख सकते हैं। तो ये सब एग्जांपल है ऑर्निथोफिली के। और जो हमारा थर्ड है वो है हमारा चिरप्टेरोफिली, ये भी लिख लीजिए। यानी कि पॉलिनेशन डन बाय बैट्स, बैट्स के द्वारा अगर पॉलिनेशन हो रहा है तो उसको हम लोग चिरप्टेरोफिली बोलते हैं। ठीक है, अब देखिए कि ऐसा फ्लावर, जो भी फ्लावर है जिसमें कि पॉलिनेशन बायोटिक एजेंट्स के द्वारा हो रहा है
उसका क्या क्या प्रॉपर्टीज होगा थोड़ा सा वो लिख लीजिए, एक लाइन में मैं आपको बता देता हूँ, और इसमें सारे प्रॉपर्टीज हम लोग एक ही लाइन में देख लेंगे, सब कुछ इसी में हम लोग कंबाइन हो जाए। तो लिख लीजिएगा कि फ्लावर्स जनरली क्या होता है इस केस में जिसपे बायोटिक एजेंट्स के द्वारा पॉलिनेशन होता है, वो फ्लावर क्या होता है, लिख लीजिए नोट करके कि इस केस में फ्लावर्स आर लार्ज। सबसे पहले तो फ्लावर को लार्ज होना पड़ेगा। क्यों लार्ज होना पड़ेगा? क्योंकि इंसेक्ट आकर के उसमें बैठेंगे। अब इतना सरफेस एरिया होना तो चाहिए ना कि जहां पर इंसेक्ट अट सके एटलीस्ट फ्लावर में, इसलिए फ्लावर को लार्ज होना पड़ेगा। दूसरा क्या होना पड़ेगा, फ्लावर को कलरफुल होना पड़ेगा। कलरफुल क्यों होना पड़ेगा? क्योंकि इंसेक्ट को अट्रैक्ट करना है। अब इंसेक्ट को जनरली आप लोग देख रहे हैं कि रेड और येलो फ्लावर के ऊपर ज्यादा इंसेक्ट जाकर के बैठती है, इसलिए कलरफुल होना जरूरी है फ्लावर का। बायोटिक एजेंट्स के केस में अगर बायोटिक एजेंट्स के द्वारा पॉलिनेशन हो रहा है तो फ्लावर कलरफुल होगा ही होगा। और क्या होगा, फ्रेगनेंट होगा, नेक्टर प्रेजेंट होगा फ्लावर में, और क्या हो सकता है, सेंट प्रेजेंट होगा फ्लावर में जो कि स्वीट स्मेल प्रोवाइड करेगा। इंसेक्ट या फिर कोई भी बायोटिक बर्ड्स बैट्स कुछ भी उसको स्वीट स्मेल प्रोवाइड करेगा फ्लावर, जिसके द्वारा क्या होगा कि बायोटिक एजेंट्स क्या होंगे, बहुत ज्यादा आकर्षित हो जाएंगे फ्लावर के ऊपर और आकर के वहां पॉलिनेशन डन कर देंगे। ये सब होता क्यों है, टू अट्रैक्ट बायोटिक एजेंट्स। बायोटिक एजेंट्स को अट्रैक्ट करने के लिए फ्लावर लार्ज, कलरफुल, फ्रैग्नेंट, नेक्टर, सेंट ये सब चीज उसमें प्रेजेंट होना चाहिए। अब देखिए अगर मान लीजिए कि फ्लावर छोटे छोटे हैं तो पिछले बार की तरह जैसे मैंने एबायोटिक केस में बताया था वैसे ही बायोटिक केस में भी वही होता है कि अगर फ्लावर छोटे छोटे हैं तो बहुत सारे फ्लावर एक साथ आकर क्लस्टर में एक ग्रुप बना लेते हैं, पॉलिनेशन डन इजिली हो इसीलिए। और उनको क्या बोलते हैं लोग, इन्फ्लोरेसेंस बोलते हैं, जो कि मैंने आपको पहले ही बता दिया। तो लिख लीजिएगा कि व्हेन द फ्लावर्स आर स्मॉल, जब फ्लावर्स स्मॉल होते हैं देन दे ग्रुप टुगेदर इन अ क्लस्टर टू फॉर्म इन्फ्लोरेसेंस। लिख लीजिए when the flowers are small they group together in a cluster। क्लस्टर के फॉर्म में अरेंज हो जाते हैं, जिनको क्या बोलते हैं, टू फॉर्म क्या बना लेते हैं, इन्फ्लोरेसेंस। इन्फ्लोरेसेंस उनको बोलते हैं जब फ्लावर्स क्लस्टर में आकर के एक साथ अरेंज हो जाते हैं। तो चलिए हम लोग ने ये देखा कि जो छोटे छोटे इंसेक्ट हैं, छोटे छोटे फ्लावर हैं, बैट हैं, वो सब कैसे पॉलिनेशन कर सकते हैं। अब कुछ ऐसे भी एनिमल्स हम लोग बोल सकते हैं जो कि बिग है, लार्ज है एज कम्पेयर टू दिस, वो उनका साइज क्या है, लार्ज है, वो भी पॉलिनेशन को डन करते हैं। अगर आप लोग उनका एग्जाम्पल लिखना चाहें, मैं कहाँ लिखूं, एक काम करता हूं मैं इसको रब कर देता हूं फिर मैं लिखता हूं। अगर हम लोग लार्ज एनिमल्स का एग्जाम्पल लिखना चाहें तो क्या क्या हमारे हो सकते हैं, देखिए लार्ज एनिमल के केस में अगर लार्ज एनिमल पॉलिनेशन करते हैं तो कौन कौन से एनिमल हो सकते हैं, प्राइमेट्स हो सकते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल लेमूर। लेमूर एक प्राइमेट है जो कि क्या करता है, पॉलिनेशन को डन करता है। और क्या हो सकते हैं, आर्बोरियल्स हो सकते हैं, जैसे ट्री डोइलिंग इसका एग्जांपल हो सकता है, जो कि लकड़ी में छेद करते हैं, वो हो सकते हैं। और इसका अगर हम लोग लार्ज एनिमल का बात करें तो और क्या हो सकते हैं, रेप्टाइल्स हो सकते हैं। अगर इसका हम लोग एग्जांपल लिखना चाहें तो गार्डन लिजार्ड हो सकता है। लिजार्ड का एक और टाइप होता है जो कि इसका एग्जांपल हो सकता है, उसको हम लोग गेको लिजार्ड भी बोलते हैं, तो लिख लीजिएगा ध्यान से उसको भी।
GEEKO, गेको लिजार्ड, उसको गेको लिजार्ड भी हम लोग बोलते हैं, वो भी एग्जांपल हो सकता है लार्ज एनिमल के केस में। ठीक है, तो अब देखिए एक और टॉपिक है, बहुत छोटा सा टॉपिक है, मैंने आपको बायोटिक एजेंट्स के बारे में बता दिया कौन कौन सा हो सकता है, उसका क्या क्या एग्जांपल्स हो सकता है। अब देखिए एक और टॉपिक है फ्लोरल रिवॉर्ड। ये जनरली बुक में एक छोटा सा आपको एक वर्ड दिखेगा फ्लोरल रिवॉर्ड, लेकिन ये होता क्या है ये हम लोग देखते हैं फ्लोरल रिवॉर्ड क्या होता है। तो टॉपिक लगाइएगा फ्लोरल रिवॉर्ड्स। फ्लोरल रिवॉर्ड्स क्या होता है, आप देखिए मैं अगर किसी का कुछ काम करूंगा, ठीक, या आप किसी का कुछ काम करते हैं, तो आप ऐसा एक्सपेक्टेशन जरूर रखिए कि हमको भी उधर से कुछ इंसेंटिव मिलेगा तभी तो मैं उससे काम करूंगा। जैसे मैं अगर किसी का काम कर रहा हूं तो मुझे ये उम्मीद रहेगा कि मुझे भी उधर से कुछ मिलेगा, चाहे वो पैसा हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, वो हमको उधर से मिलेगा तभी तो हम उसको काम को करेंगे। तो वही होता है फ्लोरल रिवॉर्ड्स, कि अगर जो भी बायोटिक एजेंट्स हैं वो क्या करेंगे कि वो पॉलिनेशन डन करेंगे। तो पॉलिनेशन क्या है, फ्लावर का एक काम है, फ्लावर का एक प्रोसेस है। तो अगर कोई भी इंसान नहीं हो सकते हैं, कोई भी एनिमल्स या जो भी मैंने बायोटिक एजेंट्स बताया, अगर वो फ्लावर का काम कर रहे हैं, पॉलिनेशन कर रहे हैं, तो वो भी ऐसा उम्मीद रखेंगे कि मुझे भी फ्लावर से कुछ मिलेगा। तो जो सब्सटेंस फ्लावर के तरफ से बायोटिक एजेंट्स को मिलता है एज ए इंसेंटिव या गिफ्ट, जो भी हम लोग बोल सकते हैं पॉलिनेशन करने के लिए, उसको हम लोग बोलते हैं फ्लोरल रिवॉर्ड। तो मैं इसका डेफिनेशन नहीं लिखा रहा हूं, मैं इसमें दिखाता हूं कि फ्लोरल रिवॉर्ड्स में क्या क्या हो सकता है। आई होप कि आप लोग समझ गए कि फ्लोरल रिवॉर्ड्स क्या हो सकता है। तो फ्लोरल रिवॉर्ड का एग्जांपल हो सकता है नेक्टर हो सकता है, खुद पॉलन ग्रेन भी हो सकता है, पॉलन ग्रेन्स भी दे सकते हैं कुछ ऐसे प्लांट्स को। जब पॉलन ग्रेन में क्या होता है आप लोगों को पता होगा, बहुत सारे न्यूट्रिशन प्रेजेंट होता है, तो पॉलन ग्रेन भी दे सकते हैं, और भी बहुत सारे एग्जांपल हो सकते हैं। लेकिन ये दोनों क्या है, हमारा मेन है, आपके बुक में भी यही दिया हुआ होगा मेन में। ऐसे और भी बहुत सारे चीज हो सकते हैं फ्लोरल रिवॉर्ड्स के केस में। तो फ्लोरल रिवॉर्ड क्या होता है कि आप लोग समझ में। अब देखिए एक और एग्जांपल है एमोर्फोफॉलस। एमोर्फोफॉलस एक ऐसा फ्लावर है जो कि क्या करता है, बहुत ज्यादा बड़ा होता है, मतलब हमारे जितना हाइट है हमारा उससे भी ज्यादा हाइट होता है एमोर्फोफॉलस का। आप लोग को यहाँ पे एमोर्फोफॉलस का पिक्चर भी दिखाई दे रहा होगा, तो आप लोग देख सकते हैं कितना ज्यादा हाइट है एमोर्फोफॉलस का। तो एमोर्फोफॉलस क्या करता है कि जो भी बायोटिक एजेंट्स है उनको प्रोवाइड करता है स्पेस, क्यों, अपना एक ले करने के लिए। मतलब जो भी बायोटिक एजेंट पॉलिनेशन डन कर रहे हैं एमोर्फोफॉलस फ्लावर का, तो एमोर्फोफॉलस क्या करता है कि उनको एरिया प्रोवाइड करता है कि भाई आप यहाँ पर आकर के अपना एग ले कर सकते हैं, और आपका एग का क्या होगा, यहीं पर नरिशमेंट आप प्रोवाइड कर सकते हैं, सरफेस प्रोवाइड करता है। तो यही एमोर्फोफॉलस का क्या होगा, फ्लोरल रिवॉर्ड होगा कि एमोर्फोफॉलस की तरफ से यही मिला बायोटिक एजेंट्स को पॉलिनेशन करने के लिए। तो लिख लीजिएगा, ये एक बहुत इंटरेस्टिंग एग्जांपल है, इसको मैं यहाँ लिख देता हूँ ब्लैक कलर से, एमोर्फोफॉलस ठीक है। एमोर्फोफॉलस का एग्जांपल क्या है, बहुत ही इंटरेस्टिंग एग्जांपल है, जो कि क्या करता है, प्रोवाइड स्पेस टू ले एग्स, यानी कि एग ले करने के लिए स्पेस प्रोवाइड करता है एमोर्फोफॉलस। जैसे कि आप लोग ने यहाँ पिक्चर भी देखा अभी कि एमोर्फोफॉलस का पेटल्स कितना ज्यादा बड़ा है, तो वही स्पेस प्रोवाइड करता है बायोटिक एजेंट्स को कि आप लोग आकर के यहाँ पर अपना अंडा ले कर सकते हैं। एमोर्फोफॉलस का जनरली जो हाइट होता है वो 6 फीट होता है, जनरली 6 फीट इन हाइट तक वो एमोर्फोफॉलस जा सकते हैं, इतना लंबा हो सकता है। तो चलिए हम लोग ने क्या किया कि यहाँ पर जितना भी हमारा टॉपिक था एजेंट्स ऑफ पॉलिनेशन से रिलेटेड वो हम लोग ने कंप्लीट कर लिया। अब हम लोग नेक्स्ट छोटा दो टॉपिक है जो कि आउटब्रीडिंग डिवाइसेस और आर्टिफिशियल इनहैबिटेशन, तो उसको भी हम लोग खत्म कर लेते हैं इसी लेक्चर में, ताकि नेक्स्ट लेक्चर से हम लोग प्योरली फर्टिलाइजेशन को स्टार्ट कर सकें। चलिए इसको मैं रब करता हूँ। तो चलिए हम लोग क्या करते हैं कि यहीं पर इस लेक्चर को फिनिश करते हैं, ताकि हमारा वीडियो का लेंथ ज्यादा ना, क्योंकि मेरा वीडियो इसीलिए आप लोग जानते हैं क्योंकि मेरा वीडियो छोटा छोटा होता है, बच्चों लोग को देखने में आसानी होता है, घूमते फिरते काम ईयरफोन लगा करके सुन लिया, काम हो गया।
तो इसीलिए मैं क्या करता हूँ, कैसे तो ये वीडियो अप्रोक्स 48-49 मिनट चला गया है, तो मैं यहीं पे खत्म करता हूँ इस वीडियो को। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग दो छोटा छोटा टॉपिक है, और ब्रीडिंग डिवाइसेस और आर्टिफिशियल इनहाइब्रिडाइजेशन। तो नेक्स्ट वीडियो में क्या करूंगा कि आपको पिछले जितना भी लेक्चर मैंने पढ़ाया उसका ओवरव्यू दे दूंगा, और ये दो लेक्चर दो टॉपिक छोटा छोटा बता दूंगा। अप्रोक्स आधा घंटा का वीडियो होगा, फिर उसके बाद हम लोग फर्टिलाइजेशन स्टार्ट करेंगे। तो चलिए हम लोग अपने नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए आप लोग नोट्स बनाते रहिए और खुशी से रहिए।